पता नहीं क्या समझती है खुद को, जैसे हमने भंडारा ही ना देखा हो कभी। तो क्या हुआ भाग्यवान, किसे कोसती आ रही हो सुबह सुबह? अरे ये हमारी पड़ोसन कमला है ना, पता नहीं क्या समझती है खुद को। क्या माँ जी, क्या हुआ? उन्होंने आपसे कुछ कह दिया क्या? अरे इसने भंडारा रखवाया है इसलिए मैं भी चली गई भंडारा खाने। मैंने थोड़ा सा ज्यादा क्या ले लिया, आलू पूरी। मुझे कहती है भाभी जी और भी लोग हैं, जरा संभल के बताओ, फिर भंडारा करवाते क्यों हो अगर नहीं खिला सकते हो तो? बताओ, ये कोई बात हुई? अगर किसी ने ज्यादा ले भी लिया तो क्या बात होगी भला? लेकिन तुमने कितनी बार लिया आलू पूरी, वो तो बताओ। अरे कहाँ ज्यादा लिया था, बस 20 पूरी और 4-5 बार सब्जी लेने गई थी। क्यों, तुम्हें क्या लगा था कि आज हमारे घर में खाना नहीं बनने वाला है, कि सारे दिन का खाना वही खाना था तुम्हें? अरे मैं तो चखने चखाने जितना ही खा रही थी, लेकिन मैं अब कमला को छोड़ूंगी नहीं। उसे क्या लगता है वही भंडारा करवा सकती है? हाँ माँ जी, उन्होंने आपको टोका है ना, हम भी उन्हें दिखा देंगे कि हम इनसे भी बड़ा भंडारा करवा सकते हैं। अरे किसी और को देखकर खुद क्यों कुएं में कूदना है, छोड़ो इस बात को यहीं पर। अरे ऐसा कैसे छोड़ दूं? आप नहीं जानते कमला को, वो पूरे मोहल्ले में कह देगी गीता भंडारा खाने आई थी। हाँ पापा जी, हमारे मोहल्ले में ऐसी खबरें ना आग की तरह फैल जाती है। अरे इन्हें फैलाते भी तो आप ही लोग हो ना, भूल जाओ इस बात को अब। नहीं पापा जी, माँ जी सही कह रही हैं, अब हमें भी दिखाना होगा कि हम किसी से कम नहीं है, हम उनसे बड़ा भंडारा करवा सकते हैं। गई भैंस पानी में। अरे सुबह सुबह किस बात की मीटिंग चल रही है? मोहित, अगर तू सच में मेरा बेटा है ना, तो मेरा प्रतिशोध तुझे लेना ही होगा। माँ आप कहो तो सही, मैं दुनिया में आग लगा दूंगा। लेकिन ये प्रतिशोध होता क्या है, पहले वो तो बताओ। वो पास वाली कमला काकी है ना, उन्होंने माँ जी को भंडारा खाने से रोका है आज। माँ जी का मन बड़ा ही दुखी हो गया है। ये दुखी है तुम्हारा मन? अरे आप समझते नहीं, मेरे मन की आवाज है ये। अरे मन की नहीं, ये तुम्हारे पेट की आवाज है, जिसने इतना कुछ अपने अंदर डाला है कि अब कोई जगह ही नहीं बाकी। कमला काकी की इतनी हिम्मत, वो आपको खाने से रोके? माँ आप चिंता मत कीजिए, हम उनसे भी ज्यादा बड़ा भंडारा करवाएंगे और पूरे मोहल्ले को खिलाएंगे। हाँ, और ऐसा भंडारा करवाएंगे कि कोई भूल भी नहीं पाएगा। जीता रहा बेटा। जैसी माँ वैसे बेटे। कमला की देखा देखी शर्मा जी के परिवार ने भी उनसे बड़ा भंडारा रखवा दिया और पूरे मोहल्ले को न्योता भेज दिया, जिसमें उनका तगड़ा खर्चा हुआ। ये खाने का बिल, ये टेंट वालों का बिल, ये पानी का बिल, बिना मतलब के इतना सारा खर्चा हो गया। अरे पापा, ये हमारी माँ की इज्जत का सवाल था, इतना तो करना ही था। अरे इसमें कोई इज्जत का नहीं, बस देखा देखी करनी थी तुम लोगों को, लेकिन उसके चक्कर में देखो कितना खर्चा हो गया। लेकिन कमला काकी को अच्छा सबक मिल गया, अब से वो माँ जी को कुछ नहीं कहेंगी। ये सुबह से पास में इतनी आवाजें क्यों आ रही है? अरे बगल के चोपड़ा जी मकान बेच कर चले गए, अब उनकी जगह पर नए लोगों ने मकान को खरीदा है, उनका सामान आ रहा है इसलिए आवाज हो रही है। अच्छा, कौन है वो लोग? अब नए नए आए हैं, इतना तो उनके बारे में कुछ पता नहीं है, अब मोहल्ले में आई गए तो पहचान भी हो जाएगी धीरे धीरे। मैं जरा मिलकर आती हूँ उनसे। अरे रुको जरा, अभी तो उनका सामान आ रहा है, उन्हें घर में तो आने दो पहले। अरे फिर देखो तो सही कि क्या क्या सामान लाए। आइए ना माँ जी, देखते हैं क्या क्या सामान है। ये औरतों की जासूसी की आदत नहीं जाने वाली कभी। चलो हम तो चलते हैं सैर पर, तुम लोग करो पंचायत। गीता और उसकी बहुएं बगल में नए पड़ोसियों को देख रही थी और उनके सामान में इतने बड़े बड़े बर्तन थे जिनमें 100 लोगों का खाना एक साथ बन सकता था। माँ जी, इनके पास बर्तन देख रही हैं आप, कितने बड़े बड़े हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ इस परिवार में बहुत सारे लोग रहने आ रहे हैं। हाँ, और खाना भी बहुत सारा खाते होंगे, इसीलिए तो इतने बड़े बड़े बर्तन रखे हैं इन्होंने। तुम दोनों को क्या लगता है, इस घर में क्या राक्षस आ रहे हैं जो इतने बड़े बड़े बर्तनों में खाना बनाते होंगे? इन बर्तनों में तो कम से कम 100 लोगों का रोज खाना बन सकता है। अब मुझे समझ में आया माँ जी, ये बर्तन किस लिए है। तुझे क्या समझ में आया अब? ये ना हर रोज भंडारा करते हैं, तभी तो इनके पास इतने बर्तन है। ये तो अच्छा है ना, फिर तो हमें रोज रोज खाना बनाने की जरूरत ही नहीं है ना माँ जी? अरे दोनों की दोनों एक से बढ़कर एक हो सच में। रोज कोई भंडारा करता है क्या? ये अंबानी दिखाई दे रहा है तुम्हें? अरे इनके पास इतने बड़े बर्तन है, इसका मतलब है या तो इनकी खुद की होटल होगी या कैटरिंग का काम करते होंगे। अरे हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं।
क्योंकि उसके लिए जिस चीज की जरूरत होती है वो तुम लोगों के पास है नहीं। माँ जी लिस्ट दे दीजिए ना, हम अभी लेकर आते हैं। हे भगवान, अच्छा हुआ पड़ोस वाले ने तुम्हारी बातें नहीं सुनी, वरना कोई हमारे पड़ोस में रहने ही नहीं आता। ओए निवृत्त, ये ले छोले आ गए ढाबे से। हाँ जी अभी आई। देखो मैंने कहा था ना इनका खुद का ढाबा है। अरे वाह, हमारे पड़ोस भी ढाबे वाले रहने आए हैं, फिर तो हमें ही सुख होगा। अब भी ढाबे का खाना खा सकते हैं हम। अरे उसके लिए उनसे बातचीत करनी होगी, जान पहचान करनी होगी। ऐसे ही क्या किसी के घर में चले जाओगे और कहोगे खाना खिलाओ भाई? तो अभी चले माँ जी? अरे ऐसे कैसे, कोई बहाना तो होना चाहिए ना। ऐसे ही घुस जाएंगे क्या उनके घर में? तुम दोनों एक काम करो, ठंडा पानी भरो बॉटल्स में, हम उनके घर लेकर जाते हैं। कितना भरूं माँ जी? 2 बाल्टी काफी रहेगा ना, इससे उनका स्नान भी हो जाएगा। अरे पागल, कुछ भी कहती है। 2 बाल्टी पानी कोई भरता है क्या? अरे वही तो, हमें कम से कम 4-5 बाल्टी तो ले ही जानी चाहिए। 4 लोग तो है ना माँ जी? अरे दोनों नमूने मेरे ही गले क्यों पड़े हैं। मैं पीने के ठंडे पानी की बात कर रही थी, उनके घर में अभी तक फ्रिज नहीं आई है। जाओ यहाँ से, पगली कहीं की। गीता और उसकी बहुएं पड़ोसी धर्म निभाने अपने नए पड़ोसियों के घर जाती हैं, या फिर ये कहे कि ताका झाकी करने उनके घर आती हैं। अरे बहन जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। हम आपके पड़ोसी हैं, सोचा आपसे मिल लेते हैं। अरे आइए आइए, आपका स्वागत है हमारे घर में। अरे स्वागत तो आपका है हमारे मोहल्ले में, वेलकम है जी आपका। आप लोग पहली बार हमारे घर आए, लेकिन अभी तक फ्रिज नहीं आया, इसलिए ठंडा पानी भी नहीं है। अरे कोई बात नहीं, हम ठंडा पानी लेकर आए हैं आपके लिए, ये लीजिए। अरे आपने तो बहुत मदद कर दी हमारी, इतनी गर्मी हो रही थी और गर्म पानी था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। अरे एक पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है, आप क्यों धन्यवाद कर रही हैं? आप लोग बैठिए ना, मैं आपके लिए छोले भटूरे लेकर आती हूँ। छोले भटूरे? वाह, मेरे लिए अलग सी प्लेट लेकर आना। अरे नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत है, रहने दीजिए। अरे आप पहली बार आए हैं हमारे घर, वो भी मदद करने हमारी। और वैसे भी हमने नहीं बनाए छोले भटूरे, हमारा खुद का ढाबा है, वहीं बनता है सब कुछ। अच्छा, आपका खुद का ढाबा है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ, आप लोगों को तो कुछ करना ही नहीं पड़ता होगा ना, कितना अच्छा है। ये बस मजाक करती रहती है। ये लीजिए छोले भटूरे। गीता और उसकी बहुएं पेट भरकर छोले भटूरे खाती हैं, और तो और घर के लिए भी लेकर जाती हैं, जिसे खाकर सब लोग काफी खुश हो जाते हैं। वाह माँ, क्या छोले भटूरे, सच में मजा ही आ गया। मैंने तो 7 भटूरे ऐसे ही खा लिए थे। ये पास में जो पड़ोसी आए हैं उनके तो मजे ही है। इनका खुद का ढाबा है, इसका मतलब तो ये रोज ही इतना स्वादिष्ट खाना खाते होंगे। हाँ, और उनके घर की औरत तो फ्री ही रहती होंगी, कितनी अच्छी जिंदगी है ना इनकी। अरे फिर शुरू हो गया ये सब दूसरों से कॉपी करना। अरे किसी के घर में क्या हो रहा है तुम्हें उनसे क्या लेने देना, खुद के घर पर ध्यान दो। हाँ लेकिन पापा सही तो है, खुद का ढाबा है, इसलिए हर रोज कभी पनीर, कभी दाल मखनी, कभी छोले भटूरे, ऐसा ही कुछ खाते होंगे। कितने मजे हैं इनके। हमें तो पहले सोचने में ही वक्त लग जाता है कि आज क्या बनाना है, उसके बाद इतनी मेहनत से सब कुछ बनाओ, उसके बाद किचन साफ करो। बात तो सही है, लेकिन अब ढाबा उनका है, हमारा थोड़ी ना, जो हम रोज रोज उनसे मांगने जा सकते हैं। और आज तो फ्री में इतना सब लेकर आई हो तुम सब, लेकिन अगली बार ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? हाँ जी समझ गए। गीता ने कह तो दिया था कि समझ गए, लेकिन बगल वाले घर से रोज रोज खाने की खुशबू देखकर उनसे रहा भी नहीं जाता था। आज ना पनीर बटर मसाला की खुशबू आ रही है। हाँ, और साथ में ना बटर नान की भी, और लस्सी का ग्लास, वो भी मलाई मार के। हाय क्या खुशबू आ रही है। मम्मी जी, पनीर की सब्जी और नान आ गया है। हाँ जी पुत्र, अंदर रखवा दे ध्यान से जी। इनकी तो जलसे है, रोज कुछ ना कुछ नया खाने को मिलता है इन्हें, कभी पनीर, कभी दाल, कभी लस्सी। माँ जी, काश हमारा भी ढाबा होता। हाँ माँ जी, हम भी ढाबा खोल लेते हैं ना। हाँ ढाबा खोल लेते हैं, वहां खाना क्या तुम दोनों बनाओगी? पता भी है ढाबा खोलने में कितने पैसे लगते हैं, कितनी मेहनत लगती है, कितने लोग लगते हैं। तो हम भी इनके ढाबे से मंगवा लेते हैं खाना। कोमल, जिंदगी में पहली बार तूने अक्कल की कोई बात कही है। हम उनके जैसे ढाबे का खाना खा सकते हैं, उनके ही ढाबे से ऑर्डर करके। हाँ, फिर हम भी कह सकते हैं, हम तो भी रोज ढाबे का खाना खाते हैं। हाँ, फिर रोज हमें पनीर और दाल की याद भी नहीं सताएगी।
और ये लोग जोर जोर से जो बात करते हैं ना, ये आ गया वो आ गया, हम भी आज उनके ढाबे से मंगवा कर कहेंगे आज पनीर बटर मसाला आया है, आज तो दाल मखनी आई है। किसी की नकल करना कितनी बड़ी बेवकूफी होती है, ये अभी तक गीता और उसकी बहू को पता नहीं था। उन्हें तो बस बगल वाले ढाबे का खाना खाने से मतलब था, और अब तो वो रोज उनके ढाबे से कुछ ना कुछ ऑर्डर करती। माँ जी, आज हमारे घर दाल मखनी आई है, उसके साथ मैंने गार्लिक नान भी मंगवाया है। अच्छा, वाह, आज तो मजा ही आ जाएगा ढाबे का खाना खाकर। माँ जी, मैंने अच्छी एक्टिंग की ना? अरे बहुत अच्छी बहू, उन्हें भी तो पता चले कि हम भी रोज ढाबे का खाना खाते हैं। आप कहो तो मैं जोर जोर से बोलूंगी कल से। मैं तो कहती हूँ हम लाउड स्पीकर ही मंगवा लेते हैं, क्यों माँ जी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। हम एक काम करते हैं, कल से जुलूस निकालेंगे कि हम रोज ढाबे का खाना खाते हैं। अच्छा आइडिया है ना? अरे आपके आइडिया तो अच्छी ही होते हैं माँ जी। मेरे पास तो जुलूस पे पहनने के लिए परी की ड्रेस भी है। हे भगवान, तेरे पास गधे की ड्रेस है कि नहीं? वो तुझ पर ज्यादा सूट करेगी। अरे माँ जी, आप कहेंगी तो हम दोनों जाकर ले आएंगे बाजार से। आपका कहा हम टाल सकते हैं क्या? हे भगवान, मुझे उठा ले। ढाबे का खाना कुछ दिनों तक सबको मजेदार लग रहा था, लेकिन अब रोज रोज ढाबे का खाना खाकर घर वाले भी ऊबने लगे थे। बस आज मुझसे ये नहीं खाया जा रहा, मुझे घर के बने दाल चावल खाने हैं। अरे अब इतना सारा मंगवा लिया है तो खा लो ना। अरे लेकिन रोज रोज ढाबे का खाना क्यों मंगवाना है तुम लोगों को? अरे बगल में जो ढाबे वाले हैं वो भी तो खाते हैं बाहर का खाना, हम क्यों नहीं खा सकते? अरे बगल वाले समंदर में कूदने जा रहे हैं, कल तुम भी जाओ उनके साथ। अच्छा, तो फिर मैं अपना स्विमिंग कॉस्ट्यूम लेकर ही जाऊंगी, मैंने कब से पहना भी नहीं है। अरे इसको छोड़िए आप, लेकिन सच तो ये भी है कि हम कुछ दिनों से खा रहे हैं खाना और थक गए। वो तो हर रोज खाते, हम भी उनकी तरह ढाबे का खाना खा सकते हैं। मेरा तो हो गया, मैं अब और नहीं खा सकता। मेरा भी, मैं तो सोने जा रहा हूँ, और बाकी का आप लोग खा लीजिएगा। मुझे तो वैसे भी ये सब इतना पसंद नहीं है, मैं दूध पीकर सो जाऊंगा। अरे इतना सारा खाना बच गया है, अब हमें ही सब कुछ खाना पड़ेगा। खाया तो मुझसे भी नहीं जा रहा है माँ जी। हाँ, कुछ दिनों से तो मेरे भी पेट में दर्द सा हो रहा है, लेकिन हमें उन्हें दिखाना भी तो है कि हम भी रोज ढाबे से खाना मंगवा कर खा सकते हैं। माँ जी, अगर वो लोग ढाबे का खाना खाते हैं तो उन्हें तो कुछ नहीं हो रहा, इसका मतलब उनके पास कोई ऐसी दवाई होगी जो उनके पेट दर्द को भगा देती होगी, है ना? हाँ, जिससे वो अगले दिन फिर से खाना खा लेते हैं ढाबे का। ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। माँ जी, कल हम उनके घर पर छापा मारे। अरे छापा क्या होता है, हम सामने से जाएंगे उनके घर और बातों बातों में पूछेंगे आखिर वो ऐसा क्या खाते हैं जो रोज ढाबे का खाना खा सकते हैं। अगले दिन गीता और उसकी बहुएं बगल वाले घर में जाती हैं। इस बार वो उनके लिए ठंडा ठंडा शरबत लेकर जाती हैं। अरे गीता जी, आइए आइए, कैसे हैं आप? अरे हम तीनों तो ठीक हैं, बस आज ठंडा शरबत बनाया था तो सोचा आपको दे आते हैं। वैसे तो आप ठंडी ठंडी लस्सी पीती होंगी ना? अरे नहीं नहीं, हम रोज लस्सी नहीं पीते, बस कभी कभी बना लेती हूँ। आपको बनाने की क्या जरूरत है निमृत जी, क्या मजाक कर रही हैं आप? आपके तो ढाबे से ही सब कुछ आता है। हाँ, हम रोज सुनते हैं आज पनीर आया है, आज भटूरे आए हैं, आज नान आया है। आपका खाना तो रोज ढाबे से ही आता है ना? अरे वो तो हमारे ढाबे से एक्स्ट्रा चीजें बनाकर हम यहाँ रख देते हैं, लेकिन हम खाना ढाबे से नहीं खाते। ढाबे का खाना रोज रोज हमसे पचता नहीं, इसलिए हम तो घर का बना हुआ सात्विक खाना ही खाते हैं। क्या क्या आप लोग घर में खाना बनाते हैं? हाँ देखिए, आज भी हमने आलू भिंडी और रोटी बनाई है। और हम है कि रोज रोज इनके ढाबे से खाना खा रहे थे। मेरे तो पेट में इतना दर्द हो गया है, अब खिचड़ी भी नहीं खाई जा रही है। क्या? अरे कुछ नहीं, ये लीजिए शरबत। अरे रुकिए, तो आज ढाबे से दाल मखनी आई है, आप लोग खाकर जाइए। नहीं नहीं नहीं, हमें ढाबे का कुछ नहीं खाना, हम चलते हैं। इन्होंने तो नकल के चक्कर में अपना बेड़ा गर्क कर लिया, कहीं आप भी तो ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, संभल जाइए। मैं वादा करती हूँ कि मैं जय और नीरज को कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। मुझे यकीन है तुम इनका अच्छे से ध्यान रखोगी, जितना इनकी माँ जान की रखती थी। रवि और नीरज को कभी माँ की कमी महसूस नहीं होगी। हो सकता है ये दुनिया तुम्हें सौतेली कहे। मुझे दुनिया की परवाह नहीं है, मैंने आपसे शादी की है और ये हमारा घर है। मैं आज से घर की और बच्चों की जिम्मेदारी तुम्हें देता हूँ। केशव कुमार की पहली पत्नी जानकी के मरने के बाद
केशव ने अपनी दोस्त कौशल्या से शादी कर ली। उस वक्त लोगों ने केशव और कौशल्या पर काफ़ी इल्ज़ाम लगाए, जैसे कि पहले से ही उनका कोई चक्कर था। लेकिन उन दोनों ने इन बातों को नज़रअंदाज करके सिर्फ अपने बच्चों पर ध्यान दिया और आज 21 साल बाद जय और नीरज कौशल्या की आंखों के तारे हैं। जय, ये लो, आज मैंने तुम्हारे पसंद के पास्ता बनाया है। थैंक यू माँ। आपको पता है मुझे कितने दिन से ये खाने की इच्छा थी। आपको पता नहीं कैसे पता चल जाता है कि मेरा मन क्या कर रहा है। माँ को सब पता चल ही जाता है कि बच्चे के मन में क्या चल रहा है। हाँ, पर आप तो बस भैया से प्यार करती है, मुझसे नहीं, है ना पापा? अरे मुझसे भी कहाँ करती है। अरे ऐसा कुछ नहीं है। नीरज, ये देख, तेरे लिए मैंने रसगुल्ले बनाए हैं, तुझे पसंद है ना? अरे वाह माँ, रसगुल्ले! आज तो आपने दिन ही बना दिया। थोड़े रसगुल्ले मेरे दोस्तों के लिए भी पैक कर दो ना, सारे ऑफिस में मांगते रहते हैं। मुझे पता था तू यही कहेगा, इसलिए मैंने पहले से ये पैक करके रखे थे। और मेरे लिए? आपके लिए क्या, इतना सब तो बनाया है। पापा, माँ सच में आपसे प्यार नहीं करती है? हाँ, और तुझसे ज्यादा मुझसे करती है ना माँ? अरे तुम दोनों लड़ना बंद करो। तुम दोनों को पता है कि मैं तुम दोनों से एक जैसा ही प्यार करती हूँ। माँ के लिए उसकी संतान उसकी आंखों की तरह होती है। अब कोई एक आंख से ज्यादा प्यार करेगा और दूसरी से कम क्या? देखा? हाँ, फिर भी मैंने कहा था ना कि माँ मुझसे ज्यादा प्यार करती है। माँ देखो ना। कौशल्या के प्यार ने इस घर को संभाल के रखा था, लेकिन अब नीरज और जय बड़े हो चुके थे, इसलिए कौशल्या को उनकी शादी की फिक्र थी कि उसके बेटों की जिंदगी में बस 2 अच्छी लड़कियां आ जाए, जिससे उनकी दुनिया खुशियों से भर जाए। अब बस मेरी एक ही इच्छा है, जय और नीरज की जिंदगी में ऐसी 2 लड़कियां आए जिनके साथ वो हमेशा खुश रहे। बात तो तुम सही कह रही हो। अब दोनों की उम्र भी हो गई है शादी की। मैं ये सोच रही थी कि हमें रिश्तेदारों में जय और नीरज की शादी की बात निकालनी चाहिए। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन मैं जानती हूँ हमारे सारे खानदान में सबको ऐसा ही लगता है कि मैं इन दोनों की सौतेली माँ हूँ। पता नहीं इनके साथ कैसा व्यवहार करती होंगी। क्या पता मैं इनकी पत्नियों के साथ भी गलत बर्ताव करूँ। कौशल्या, मुझे पता है कि इतने सालों में तुमने कितनी मेहनत की है जय और नीरज को संभालने में। उनकी माँ के जाने के बाद बच्चे तो जैसे हंसना ही भूल गए थे, लेकिन तुमने उन्हें माँ का प्यार दिया और संभाला। लेकिन फिर भी मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उनके जीवन में कोई भी तकलीफ आए, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो दोनों आज भी जानकी को कितना याद करते हैं। मैं उनकी माँ जानकी की जगह कभी नहीं ले पाऊंगी। ये बात तो सच थी कि आज भी जय और नीरज अपनी माँ जानकी को बहुत याद करते थे और चुपके से अपनी माँ के कमरे में जाकर उनकी यादों को ताज़ा करते थे। भाई, आपको याद है माँ ने आखिरी बार मुझे ये दिया था जब वो हमें छोड़कर? याद है। माँ की वो आंखें आज भी मुझे याद है, जब वो अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। मैं कैसे भूल सकता हूँ। भाई, कभी कभी सोचता हूँ कि काश माँ हमारे साथ होती तो कितना अच्छा होता ना। कौशल्या, माँ के सामने ये बात कभी मत कहना, नहीं तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। मैं जानता हूँ, कौशल्या माँ कह रही थी कि वो हमारे लिए लड़की ढूंढ रही है। आपको नहीं लगता कि हमें उन्हें सब कुछ बता देना चाहिए? मैं भी उन्हें बताना तो चाहता हूँ, लेकिन इससे पहले कि हम उन्हें सच बताएं, हमें एक बार नियति और रिया से बात कर लेनी चाहिए। हाँ, ये भी सही है। हम आज ही उन दोनों से बात करते हैं और उन दोनों को माँ और पापा से मिलवाने ले आएंगे। पता नहीं माँ कैसे रिएक्ट करेंगी ये बात को सुनकर। जय और नीरज नियति और रिया से मिलने जाते हैं। ये दोनों वही लड़कियां थीं जिनसे जय और नीरज प्यार करते थे। माँ आज भी जानकी आंटी को बहुत याद करती हैं। सच में वो दोनों ना सिर्फ पड़ोसी थे बल्कि बहुत अच्छी सहेलियां भी थीं। इसीलिए तो हम चारों बचपन से साथ रहे हैं। कौशल्या आंटी को हम सब के बारे में पता है कि हम चारों साथ हैं, और जानकी आंटी और मेरी माँ पक्की सहेलियाँ थी। तुम दोनों को लगता है कि उन्हें बुरा नहीं लगेगा क्योंकि तुम्हारी माँ ने हमारी माँ से कहा था कि अपने चारों बच्चों की शादी साथ में करेंगी, इसलिए तुम दोनों हम दोनों के साथ हो। आंटी को बुरा नहीं लगेगा कि तुम दोनों ने जानकी आंटी की मर्जी से शादी की, उनकी पसंद की लड़की से नहीं? कौशल्या माँ हमसे बहुत प्यार करती है ना भाई, मुझे नहीं लगता कि उन्हें बुरा लगेगा। पता नहीं, शायद लग भी सकता है, क्योंकि आज तक उन्होंने हमें इतना प्यार दिया है और हम आज भी अपनी माँ को नहीं भूल पाए।
और उनकी सहेलियों की बेटी से ही शादी कर रहे हैं। मुझे लगता है हमें उनसे अब और नहीं छुपाना चाहिए। नियति सही कह रही है, जितना हम छुपाएंगे उन्हें उतना ही दुख होगा। हम आज ही उनसे बात कर लेते हैं। मुझे लगता है कि हम चारों को उनके पास जाना चाहिए। हाँ भाई, मुझे भी यही लगता है। जय और नीरज नियति और रिया को कौशल्या से मिलवाने ले आते हैं। अरे तुम दोनों पहले बता देते कि तुम दोनों अपने दोस्तों को ला रहे हैं तो मैं कुछ अच्छा से बना देती। माँ, ये नियति और ये उसकी बहन रिया। अरे ये तो वही नियति और रिया है ना, जो बचपन में हमारे पड़ोस में रहते थे। इनकी मम्मी जानकी की पक्की सहेली थी ना। हाँ पापा, ये दोनों वही है। आओ आओ बेटा, बैठो। कौशल्या, ये चारों बचपन में साथ में ही खेलते थे। हमेशा इनकी मम्मी जानवी जानकी की बड़ी अच्छी दोस्त थी। बचपन में हमेशा कहती थी इन चारों की शादी कर देंगे हम। पापा, हम दोनों नियति और रिया से शादी करना चाहते हैं। क्या? तो तुम दोनों ने पहले क्यों नहीं बताया? कौशल्या ने तुम्हारी शादी की बात कितनी जगहों पर चलाई है। माँ भी यही चाहती थी कि हम चारों साथ रहे, इसलिए। लेकिन माँ, हम आपको दुखी नहीं करना चाहते थे, इसलिए सॉरी माँ। अगर हाँ माँ, हमें माफ़ कर दीजिए प्लीज़। अरे तुम दोनों सॉरी क्यों बोल रहे हो? मुझे तो तुम दोनों पे गर्व है कि तुम दोनों अपनी मम्मी की आखिरी इच्छा का मान रख रहे हो। मुझे कोई दुख नहीं है, सच में। लेकिन माँ, आप हमसे नाराज़ तो नहीं है ना कि हमने आपसे इस बात को छुपाया? मैंने हमेशा तुम दोनों की खुशी ही चाही है, बस और कुछ नहीं। और अब तो मुझे ये भी पता चल गया है कि ये जानकी की आखिरी ख्वाहिश थी, इसलिए मैं ना क्यों कहूँगी इस शादी के लिए। वो सब तो ठीक है, लेकिन नियति और रिया, तुम्हारे पापा को पता है इन सब के बारे में? नहीं अंकल, उन्हें अभी तक हमारे रिश्ते के बारे में नहीं पता, लेकिन अब आपसे बात करने के बाद हम उनसे भी बात कर लेंगे। उन्हें हमारे घर भेज देना आगे की बात करने के लिए। वो हमारे पुराने पड़ोसी भी है और मित्र भी। उनसे मिलकर हमें भी अच्छा लगेगा। और ये जानकी की आखिरी इच्छा थी तो हम इसे ज़रूर पूरा करेंगे। जी अंकल, अब हम चलते हैं। नमस्ते अंकल और आंटी। हाँ बेटा, जाया और नीरज, जा इन दोनों को बाहर छोड़ाओ। नियति और रिया ने घर जाकर सारी बात अपने पिता से कही, लेकिन उन्हें क्या पता था कि इस बात को सुनकर उनके पिता के विचार कुछ और ही होंगे। तुम दोनों को पता भी है? तुम दोनों जिन लड़कों से शादी करने के बारे में सोच रहे हो, उनकी माँ सौतेली है। इसका मतलब है कि वो तुम्हारी सौतेली सास होगी। अरे तुम्हारी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। पापा, कौशल्या आंटी ऐसी नहीं है, आप उन्हें गलत समझ रहे हो। हाँ पापा, वो जया और नीरज दोनों से बहुत प्यार करती हैं। ऐसा तुम्हें लगता है? बस जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तब उनका असली चेहरा सामने आएगा। जानकी और मैं कितने अच्छे दोस्त थे। आप जानते हैं, जय और नीरज उनके ही बेटे हैं और वो अपनी माँ की आखिरी इच्छा को पूरा करना चाहते हैं। हमें उनकी मदद करनी चाहिए। जय और नीरज कौशल्या की चाल को नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन मुझे पता है कि शादी के बाद सौतेली सास इन दोनों को बहुत तकलीफ देगी। पापा, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? जय और नीरज कभी हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे। तुम्हें यकीन है कि वो कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे? हाँ पापा, हम दोनों उन्हें अच्छे से जानते हैं। अगर कौशल्या आंटी ने शादी के बाद कुछ भी किया तो भी वो हमारा ही साथ देंगे। लेकिन मुझे यकीन है कौशल्या आंटी ऐसी है ही नहीं। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं उन दोनों की परीक्षा लूँगा। अगर वो तुम दोनों का साथ देते हैं तो ही ये शादी होगी, वरना नहीं। वीरेंद्र कौशल्या के सौतेले होने के कारण अपनी बेटियों की शादी उस घर में करने को तैयार नहीं था, इसलिए उसने सोचा कि सबसे पहले वो केशव के घर उनसे बात करने जाएगा। आइए आइए, आपका स्वागत है। आज हम कितने वक्त बाद मिल रहे हैं केशव जी। किसे पता था कि इतने सालों के बाद हम अपने बच्चों की शादी के लिए मिलेंगे। केशव आपको जानते हैं, लेकिन मैं आपसे पहली बार मिल रही हूँ। हाँ, जानकी भाभी के जाने के बाद जानवी का यहाँ मन नहीं लग रहा था, इसलिए हमने ये मकान बेच दिया था और उसके कुछ वक्त बाद आप दोनों ने शादी कर ली। मुझे खुशी है कि हमारा परिवार और आपका परिवार इतने करीब रह चुके हैं। मैं और मेरा परिवार जानकी भाभी के काफ़ी करीब थे, लेकिन आपके नहीं। इसलिए सच कहूँ तो मुझे इस रिश्ते से आपत्ति है। वीरेंद्र की बातों को सुनकर केशव और कौशल्या परेशानी में पड़ गए थे। उन्हें धीरे धीरे समझ में आ रहा था कि वीरेंद्र आखिर किस बात की तरफ इशारा कर रहे थे।
मैं समझ सकता हूँ आपको आपकी बेटियों की चिंता है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि वो यहाँ भी उसी खुशी के साथ रहेंगी जैसी वो आपके साथ रहती हैं। मैं 2 बेटियों का बाप हूँ, मुझे समाज को मुंह भी दिखाना है। आप तो जानते हैं कि शादी के बाद अगर सास अच्छी ना हो तो लोग कैसी कैसी बातें करते हैं, और तो और लड़कियों की ज़िंदगी खराब हो जाती है वो अलग। और यहाँ तो सौतेली सास का मामला है। नहीं नहीं, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता हूँ। कौशल्या ने जय और नीरज को कभी सौतेला नहीं समझा, उन्हें एक असली माँ की तरह ही पाला है। लेकिन मुझे इन बातों पर यकीन नहीं है ना, सच में, इसीलिए मैं इस रिश्ते को कबूल नहीं कर रहा हूँ। अच्छा यही होगा कि आप अपने बेटों से कह दें कि वो मेरी बेटियों से दूर रहे। देखिए भाई साहब, ये जानकी की आखिरी ख्वाहिश थी। जय और नीरज अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं। वो टूट जाएंगे अगर उन्हें ये पता लगेगा कि वो अपनी माँ की आखिरी इच्छा को भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं। अगर जान की बहन होती तो मैं कभी इस रिश्ते के लिए मना ही नहीं करता, लेकिन मैं अपनी बेटियों को उस घर की बहू नहीं बना सकता जहां सौतेली सास का राज चलता हो। ये आपने सौतेला सौतेला क्या लगा रखा है? कौशल्या सौतेली नहीं है। आपके कहने से ये सच नहीं बदल जाता। शादी के बाद आपकी बहुएं इनकी सौतेली बहुएं ही कहलाएंगी। वीरेंद्र की बातों से केशव और कौशल्या को काफ़ी दुख हुआ था। उसके जाने के बाद वो दोनों सोच रहे थे कि जय और नीरज को ये सारी बातें कैसे बताएंगे। आज मेरे सौतेले होने की वजह से मेरे बेटों का घर नहीं बस पा रहा है। और तुम ये सब क्या सोच रही हो कौशल्या? तुम भी जानती हो कि तुमने कभी जय और नीरज को सौतेला नहीं समझा। आज मेरी वजह से उनकी अपनी माँ की आखिरी इच्छा को भी वो नहीं पूरा कर पाएंगे। उन्हें कितना दुख होगा ये बात को जान करके मेरी वजह से ये सब हो रहा है। वो दोनों तो मुझसे नफरत करेंगे ना। नहीं कौशल्या, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हमारे बच्चे तुमसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ, लेकिन फिर भी वो अपनी माँ से भी तो प्यार करते हैं ना। मैं उनके बीच का कांटा नहीं बन सकती हूँ। मैं वीरेंद्र भाई साहब से कहती हूँ कि अगर वो नियति और रिया की शादी करवाते हैं तो मैं शादी के बाद यहाँ से चली जाऊँगी, उनके साथ नहीं रहूँगी। ये क्या कह रही हो तुम? सही तो कह रही हूँ। मुझे बस हमारे दोनों बच्चों की खुशी चाहिए। मैं हमारे बेंगलोर वाले घर में रहने चली जाऊँगी। उनकी ज़िंदगी में कभी दखल नहीं दूंगी। अगर तुम्हारा यही फैसला है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। लेकिन वेकिन कुछ नहीं। हमारे बच्चे खुश रहे इसलिए तुम इतना सब कर रही हो, तो मैं तुम्हारे लिए इतना नहीं कर सकता? और हमारा क्या? जय, नीरज, तुम दोनों? हाँ, और मैं वीरेंद्र अंकल को भी हमारे साथ लाया हूँ। तुम दोनों इस सब में मत पड़ो बेटा। मैं वादा करती हूँ कि जानकी की आखिरी इच्छा जरूर पूरी होगी। माई, आप क्या कह रही हैं? हम आपको छोड़कर शादी करेंगे? आपको हम इतने बुरे लगते हैं क्या? हाँ माँ, हम जानते हैं कि हमारी माँ से हम आज तक भी बहुत प्यार करते हैं, उनकी इच्छा को भी पूरा करना चाहते हैं, लेकिन हम आपसे भी उतना ही प्यार करते हैं। हम आपको हमें छोड़कर कहीं नहीं जाने देंगे। बस बचपन में माँ के जाने के बाद आपने हमें सबसे ज़्यादा प्यार किया, हमें संभाला। अंकल, आप हमारी माँ को सौतेला कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने हमें कभी सौतेला फील ना हो इसलिए अपना बच्चा ही नहीं किया। हम अपनी माँ को नहीं छोड़ सकते। सोच लो, इसके बाद नियति और रिया तुम्हारी लाइफ में नहीं रहेंगी। जिनके आने से हमें अपनी माँ को खोना पड़ जाए, हम ऐसी लड़कियों से शादी नहीं करनी। हम नियति और रिया से प्यार करते हैं, लेकिन अपनी माँ के प्यार का हम ये सिला नहीं दे सकते। लेकिन बेटा, जानकी की आखिरी इच्छा। माँ, आप हमारे लिए ज़्यादा महत्व रखती हैं। हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे और ना ही किसी को आपका अपमान करने देंगे। वाह, मान गए तुम दोनों को। सच में तुम दोनों जान की बहन के ही बेटे हो। क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि मैं तो बस इनका इम्तिहान ले रहा था। मैं देखना चाहता था कि जिस माँ ने उनके लिए अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी, क्या वो दोनों उसे छोड़ देते हैं या नहीं। अगर तुम दोनों आज मेरी बेटियों को चुनते तो मैं कभी तुम्हारी शादी नहीं करवाता, लेकिन तुमने कौशल्या बहन के प्यार और त्याग को आगे रखा। इसलिए अब मुझे यकीन है कि तुम दोनों मेरी बेटियों का ख्याल भी अच्छे से रख सकते हो। और कौशल्या बहन, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने अगर आपका दिल दुखाया हो तो। मैं जानता हूँ कि अगर आज जान की बहन यहाँ होती तो वो भी इन दोनों को आप जितना प्यार नहीं कर पाती। मुझे भी तुम दोनों पर बहुत नाज है बेटा। माँ,
आज के बाद आप कभी भी हमें छोड़ के जाने की बात मत करना प्लीज़। हाँ माँ, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि तुम दोनों मेरे बेटे हो। और भाई साहब, मैं आपको यकीन दिलवाती हूँ कि आपकी बेटियों को कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि मैं उनकी सौतेली सास हूँ। मैं वादा करती हूँ, मैं उन्हें भी अपनी बेटियों की तरह ही रखूँगी। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आज जान की जहाँ भी होगी वो ये सब देखकर बहुत खुश हो रही होगी।